अस्सलाम वालेकुम। बेटा हम लोग पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं और ट्रेंड पढ़ रहे हैं फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के। तो आज हमने मेटालिक और नॉन मेटालिक करैक्टर के बारे में पढ़ना है। पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड पाया जाता है, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। बेटा मेटल्स और नॉन मेटल्स ये क्लासिफिकेशन बहुत पुरानी है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो मेटल्स होते हैं और कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन मॉडर्न डेफिनेशन के मुताबिक मेटल उन एलिमेंट्स को कहा जाता है विच हैव टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी नहीं रखते वो नॉन मेटल्स होंगे। सो वेरी सिंपली मेटालिक करैक्टर से मुराद व्हाट इज़ मीन बाय मेटालिक करैक्टर। मेटालिक करैक्टर क्या होता है, ठीक होगी बात। The ease of an element to lose outermost electron or electrons। किसी एलिमेंट में कितनी आसानी से आउटर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की सलाहियत पाई जाती है वो मेटालिक करैक्टर कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बड़ी सिंपल बात बेटा ये समझ में आएगी कि अगर एक एटम है वो अपने आउटर शेल में से इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की सलाहियत रखता है, इट मीन्स कि उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होगी, क्योंकि जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी उतना वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। सो मेटालिक करैक्टर का डायरेक्टली जो रिलेशनशिप बेटा बनता है वो आयनाइजेशन एनर्जी से बनता है, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो मेटालिक करैक्टर को डिफ़ाइन करता है। अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो मेटालिक करैक्टर ज़्यादा होगा, अगर आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो नॉन मेटालिक करैक्टर पाया जाएगा। अब इस चीज़ को हम पीरियोडिक टेबल में देख लेते हैं। पीरियोडिक टेबल में अगर इसका ट्रेंड देखा जाए तो बेटा अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप, अगर हम चलें डाउन द ग्रुप एंड अलोंग द पीरियड, अगर इसका हम ट्रेंड देखें तो बेटा पीरियोडिक टेबल में आप सबको पता है कि लेफ़्ट से राइट जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती है। आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो मेटालिक करैक्टर कम होगा, मैं भी बता के आया हूँ। तो पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट से राइट जाते हैं आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो मेटालिक करैक्टर डिक्रीज़ होगा, मेटालिक करैक्टर डिक्रीज़ होगा। और किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, जब आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो मेटालिक करैक्टर इंक्रीज़ होगा। इस छोटी सी बात को दोबारा समझ लें बेटा कि आयनाइजेशन एनर्जी का अगर कम होगी तो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज़ होगा, सो ये मेटल होगी। किसी भी ग्रुप में डाउन द ग्रुप आते हुए आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, इलेक्ट्रॉन के रिमूव होने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। तो जब आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी तो मेटालिक करैक्टर इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो फर्स्ट ग्रुप में लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम और सीज़ियम है। अच्छा बेटा ये सब को हम अल्कली मेटल्स कहते हैं, ये ऑल ऑफ देम आर अल्कली मेटल्स, ये सब अल्कली मेटल्स हैं, ये सब जो हैं ये अल्कली मेटल्स हैं, ठीक है जी, ये सब भी मेटल्स हैं। लेकिन बेटा क्योंकि डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो हम कहेंगे कि इनमें भी रिलेटिवली मेटालिक करैक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ होगा, यानी सोडियम का मेटालिक करैक्टर लिथियम से ज़्यादा होगा, पोटाशियम का सोडियम से, रुबीडियम का पोटाशियम से, सीज़ियम का रुबीडियम से भी ज़्यादा होगा। तो जितना आयोनाइजेशन एनर्जी बेटा कम होती जाएगी मेटालिक करैक्टर बढ़ता जाएगा। अब इस बात की ज़्यादा अच्छी समझ आती है बेटा उन ग्रुप्स में जिनमें ऊपर वाले मेंबर नॉन मेटल हैं और नीचे वाले मेंबर मेटल्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 5वें और 6ठे ग्रुप की बात करें तो 5A में
ऊपर नाइट्रोजन है जो कि प्योरली नॉन मेटल है, फिर फास्फोरस, आर्सेनिक, ठीक है जी, एंटीमनी और बिस्मथ। आर्सेनिक और एंटीमनी बेटा मेटलॉइड्स में आते हैं, सेमी मेटल्स, ये नॉन मेटल्स हैं, और ये प्योरली मेटल है बिस्मथ जो है। तो यहाँ से आपको समझ आ रही है कि डाउन द ग्रुप आते हुए मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज़ हुआ है, ऊपर नॉन मेटल, फिर मेटलॉइड, फिर मेटल बन गई। अच्छा, छठे ग्रुप में आ जाएं। छठे ग्रुप में ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम। सेलेनियम और टेलोरियम मेटलॉइड्स हैं, ऑक्सीजन, सल्फ़र प्योरली नॉन मेटल्स हैं, और पोलोनियम जो है वो मेटल है। तो छठे ग्रुप में भी डाउन दी ग्रुप आते हुए बेटा हमारे पास जो है वो मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज, यहाँ पे हमें ज़्यादा क्लियर बात इंडिकेट हो सकती है कि डाउन दी ग्रुप आते हुए मेटेलिक करेक्टर बड़ा है, ऊपर नॉन मेटल पड़ी हुई हैं और नीचे मेटल पड़ी हुई हैं। तो किसी भी ग्रुप में डाउन द ग्रुप मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज़ होता है। लेफ़्ट से राइट जाते हुए मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज़ होगा, ऊपर से नीचे आते हुए मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज़ होगा, और लेफ़्ट से राइट जाते हुए मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज़ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सेकेंड पीरियड की या थर्ड पीरियड की बात कर लेते हैं। चलें हम सेकेंड को पहले देख लेते हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरान। लिथियम और बेरिलियम बेटा मेटल हैं, बोरान बेटा जो है ये नॉन मेटल लिखी जाती है, लेकिन बाज़ जगहों पे इसे मेटलॉइड कंसिडर किया जाता है। बोरान, कार्बन नॉन मेटल होगी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, ये सब नॉन मेटल्स हैं। फिर तो लेफ़्ट से राइट जाते हुए मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज़ हो रहा है या नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज़ हो रहा है। तो मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज़ हो रहा है लेफ़्ट से राइट जाते हुए, और ऊपर से नीचे अच्छा, थर्ड पीरियड की बात कर लेते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एलुमिनियम प्योरली मेटल्स हैं। सिलिकॉन मेटलॉइड है, और उसके बाद हमारे पास ये सिलिकॉन बड़ा इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर है बेटा। सिलिकॉन के बाद फास्फोरस है, सल्फ़र है, क्लोरीन है और आर्गन है, ये नॉन मेटल्स हैं। तो लेफ़्ट से राइट जाते हो मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज़ हो रहा है, ऊपर से नीचे आते हो मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज़ होता है। तो ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 होता है, ठीक है जी। अच्छा, तो ये बेटा हमारे पास पीरियोडिक टेबल में मेटेलिक करेक्टर का ट्रेंड है। लेफ़्ट से राइट मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज़ होता है, टॉप से बॉटम मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज़ होता है किसी भी ग्रुप में, हम इसे कहेंगे। सातवें ग्रुप में अलबत्ता जितने पड़े हुए और आठवें ग्रुप में वो सारे नॉन मेटल हैं, ठीक है। सातवें ग्रुप में ऊपर फ्लोरीन है, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और नीचे एस्टाटीन जो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो ये सब नॉन मेटल्स हैं। आठवें ग्रुप में भी हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान और रेडान, ये सब नॉन मेटल्स हैं। आल्दो डाउन द ग्रुप यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, लेकिन इतनी कम नहीं होती कि वो मेटल की कैटेगरी में चला जाए, ठीक है ना। यानी इन एलिमेंट्स में इतना भी आयनाइजेशन एनर्जी में फ़र्क नहीं आता कि वो चलते चलते मेटेलिक लेवल को अटेन कर सके। तो ये सब मेंबर, सातवें के और आठवें के सब मेंबर जो हैं ये नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक होगी बात जनाब। तो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के हवाले से बात होगी। मेटल और नॉन मेटल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर डिफ़ाइन किए गए हैं। मेटल डेफिनेटली बेटा इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, कैटाइन फार्मेशन करते हैं, और इम्पॉर्टेंट बात बेटा जो होती है वो ये कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, ख़ास तौर पर नॉर्मल मेटल्स जो हैं, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। अगर इन्हें वाटर में डिज़ोल्व करें तो पानी के अंदर ये डिज़ोल्व होके बना लेते हैं, बेसिक अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाते हैं, बेसिस बनाते हैं। तो इनके ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं। जबकि इसी पीरियड के अंदर अगर हम चलें फास्फोरस के ऑक्साइड की तरफ, तो फास्फोरस का ऑक्साइड बेटा जो होगा वो एसिडिक ऑक्साइड होगा, ठीक है जनाब। फास्फोरस का ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड होता है। सल्फ़र का ऑक्साइड SO3, सल्फ़र ट्राईऑक्साइड जो है ये बेटा पानी में डिज़ोल्व हो तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड पानी में डिज़ोल्व होगा तो ये बनाएगा हमारे पास आर्थोफॉस्फोरिक एसिड से बोलते हैं H3PO4।
अगर आपने इक्वेशन को बैलेंस करके यहाँ पे लिखना है तो ये हमारे पास इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये हमारे पास बेटा आप देखें कि मेटालिक ऑक्साइड बेसिक होते हैं और नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है, एक शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सोडियम और फास्फोरस एक ही पीरियड से बिलोंग करते हैं, लेकिन सोडियम का ऑक्साइड बेसिक है और फास्फोरस का ऑक्साइड एसिडिक है। तो बेटा वजह यह है कि सोडियम मेटल है और मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है, और फास्फोरस नॉन मेटल है तो नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है। ये सिंपल सी लॉजिक है। ठीक है जनाब। इसके अलावा मेटालिक ऑक्साइड और नॉन मेटालिक ऑक्साइड अगर आपस में मिलें तो उनके मिलने से जो प्रोडक्ट बनती है उस प्रोडक्ट को बेटा हम साल्ट बोलते हैं। इसके मिलने से सोडियम सल्फेट बनेगा। तो मेटालिक ऑक्साइड और नॉन मेटालिक ऑक्साइड अगर आपस में मिलेगा तो ये साल्ट फॉर्मेशन करेगा। अच्छा, उसके बाद बेटा हमारा आ जाता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बेटा जो है एक जनरल टर्म है जो आप लोगों ने सुनी हुई है। सॉलिड को जब हीट करते हैं तो एक वक्त आता है कि वो लिक्विड बन जाता है, इसे हम कहते हैं वो मेल्ट हो गया है। ठीक है। और अगर लिक्विड को हीट करते हैं तो वेपर बन के गैस बन जाता है, और जिस टेम्परेचर पे वो वो बॉयल होना शुरू हो जाता है, उबलना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है, जब वो उसकी फेस चेंज होती है लिक्विड से वो गैस में चला जाता है। अब बेटा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट टेक्निकली होते क्या हैं? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बेटा किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल्स के दरमियान पाई जाने वाली अट्रैक्टिव फोर्सेस का पैमाना है। ठीक होगी बात। इट इज़ मेजर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, या जिसके लिए हम एक जनरल टर्म यूज़ करते हैं कोहेसिव फोर्सेस। ठीक होगी बात। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज़ द मेजर ऑफ कोहेसिव फोर्सेस प्रेजेंट अमंग द पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस के पार्टिकल्स के दरमियान जो मेजर है, पैमाना है, द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ कोहेसिव फोर्सेस प्रेजेंट अमंग दी मॉली पार्टिकल्स कह लें हम, पार्टिकल्स ऑफ आ सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस के पार्टिकल्स के दरमियान पाए जाने वाली अट्रैक्टिव फोर्सेस की जो पैमाइश है, जो मेजर है, वो बेसिकली उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है। यानी अगर किसी के पार्टिकल में कोहेसिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ठीक है। और अगर कम होंगी तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन जनरल पहले एक मिसाल हम ले लेते हैं। आइस भी सॉलिड है, NaCl भी सॉलिड है, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री है और NaCl का मेल्टिंग पॉइंट 801 डिग्री होता है, 801 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इतना डिफरेंस क्यों है? क्योंकि आइस के पार्टिकल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और NaCl के पार्टिकल्स के दरमियान आयोनिक बॉन्ड होता है। आयोनिक बॉन्ड इज़ मच स्ट्रॉन्गर कोहेसिव फोर्सेस एज़ कम्पेयर टू वीक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के मुकाबले में आयनिक बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस हैं। अच्छा, लफ्ज़ कोहेसिव फोर्सेस बेटा वैसे तो हमने इससे पहले भी पढ़ा हुआ है कई दफ़ा, लेकिन कोहेसिव फोर्सेस के बारे में ज़हन में रखें। ऑल काइंड ऑफ पॉसिबल अट्रैक्टिव फोर्सेस विच मे एग्जिस्ट अमंग पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के जो पार्टिकल के दरमियान जो फोर्सेस पाई जाती हैं वो कोहेसिव फोर्सेस कहलाती हैं। इट मे बी कोवलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकती कोई भी जो पार्टिकल के दरमियान होती हैं वो उसकी कोहेसिव फोर्सेस कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल पानी है, पानी में दो किस्म की फोर्सेस हैं। एक पानी के मालिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड, ये भी एक कोहेसिव फोर्स है।
और दूसरा एक मालिक्यूल की हाइड्रोजन और दूसरे मालिक्यूल की ऑक्सीजन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती हैं इंटर मालिक्यूल, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, ये भी कोहेसिव फोर्स है। ठीक होगी बात। और दूसरी फोर्सेस होती हैं बेटा एडहेसिव फोर्सेस, चिपकने की सलाहियत। आप लिक्विड को गिलास, शीशे का गिलास है, उसमें पानी है, बिल्कुल प्लेन और फ्लैट ग्लास है, आप उसे उल्टा दें, बिल्कुल उल्टाने के बाद थोड़ी बार सीधा करें तो आपको उसकी पेंदे में थोड़ा सा पानी नज़र आता है, क्योंकि दीवारों के साथ कुछ पानी चिपका हुआ था, वो नीचे और दीवारों के साथ रह गया है, जो बाकी पानी था वो गिर गया, जो दीवारों के साथ था उसकी दीवारों के साथ एडहेसिव फोर्सेस थी, चिपक गया हुआ था वो। इसी तरह एक पाउडर है किसी उसमें बर्तन में, आप बर्तनों को बिल्कुल उल्टा कर दें, वो सारा गिर जाएगा, लेकिन उसकी दीवारों के साथ कुछ चिपका हुआ रह जाएगा, जिसे आप फिर खुरच के स्क्रैच करके उतारेंगे, वो खुद ब खुद नहीं उतरेगा वहाँ से। तो गैसेस में एडहेसिव फोर्सेस नहीं होती, गैस के पार्टिकल कंटेनर की दीवार से चिपकते नहीं हैं, लेकिन लिक्विड और सॉलिड्स के अंदर एडहेसिव फोर्सेस पाई जाती हैं। ठीक होगी बात। तो मैं आपको बता रहा था कि जो कोहेसिव फोर्सेस होती हैं वो जितनी स्ट्रॉन्गर होंगी उतना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का बेटा जो ट्रेंड है पीरियोडिक टेबल में, ये ज़रा थोड़ा सा इसमें हम इसे डिस्कस करते हैं कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का क्या ट्रेंड है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का जो ट्रेंड है उसमें लेफ़्ट से राइट जाते हुए, टॉप से बॉटम आते हुए, ग्रुप में और पीरियड में क्या फ़र्क आता है ये देखते हैं। अगर बेटा हम अलॉन्ग द पीरियड चलें, अलॉन्ग द पीरियड, वेरिएशन अलॉन्ग द पीरियड, अलॉन्ग द पीरियड में मैंने आपको बताया था कि हम आमतौर पर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को बेटा सेकंड और थर्ड पीरियड में, क्योंकि ये सब नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, सेकंड और थर्ड पीरियड में बेटा फर्स्ट मेंबर से लेके 4A के मेंबर तक, फ्रॉम फर्स्ट A टू 4A ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता है, और फिर 5A से लेके 8A तक ये डिक्रीज़ हो जाता है। मिसाल के तौर पे हम लिथियम, बेरिलियम, बोरान से कार्बन तक आते हैं तो बेटा ये इंक्रीज़ होता है, और फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन पे आके ये डिक्रीज़ हो जाता है। अब इसकी क्या वजह है, ज़रा इसे समझें बेटा। ये लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन ये सॉलिड सब्सटेंसेस हैं, और इनके आउटर शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं उसके साथ साथ इनकी वैलेंसी में इजाफा होके बाइंडिंग बढ़ती चली जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल लिथियम बेटा बॉन्ड बनाते हुए अपने दूसरे लिथियम एटम के साथ पर एटम 1 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करता है, बेरिलियम पर एटम 2 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करती है, बोरान 3 और कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करता है पर एटम। अगर आपको डायमंड याद है तो डायमंड में बेटा कार्बन टेट्राहेड्रली 4 कार्बन एटम के साथ अटैच होती है, कार्बन ने 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाए होते हैं, कार्बन अपने चारों इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल किए होते हैं। ठीक होगी बात इन डायमंड। और सेकंड पीरियड में कार्बन जो है वो पीक पे होगा अपने ग्रुप में। हम पीरियड की बात करें तो पीरियड में लेफ़्ट से राइट एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, एटॉमिक नंबर यहाँ पर एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पर हम मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट लिखते हैं। तो लिथियम के मुकाबले में बेरिलियम का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, बेरिलियम से बोरान का ज़्यादा होगा, बोरान से कार्बन का ज़्यादा होगा, कार्बन मैक्सिमम होगा यहाँ पे। ठीक है, इन केस ऑफ डायमंड बेटा 3600 डिग्री सेंटीग्रेड कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट होता है, और फिर ये यकदम यहाँ से ड्रॉप होगा, और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन जो है और नियॉन जो है इनके बॉइलिंग पॉइंट ग्रेजुअली फिर कम होते जाएंगे। ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और नियॉन आपके सामने लिखे हुए हैं। अब ऐसा क्यों होता है बेटा? पहले से चौथे मेंबर तक और सेम थर्ड पीरियड में भी सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन मैक्सिमम पे होगा, फिर फास्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन और आर्गन पे कम हो जाएगा। अब इसकी वजह क्या होती है? वजह बेटा ये होती है कि ग्रुप 5 से ऑनवर्ड जो मेंबर होते हैं ये मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस हैं,
ये मालिक्यूलर सब्सटेंसेस हैं। नाइट्रोजन इन दी एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ N2, ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ N2, फ्लोरीन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ F2 और नियॉन मोनोटॉमिक मालिक्यूल्स होते हैं। ठीक है। अब बेटा मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के दरमियान वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं, और फिर नाइट्रोजन नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो इसमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज होंगी जो वैसे ही बहुत कमज़ोर फोर्सेज होती हैं। तो यहाँ पर बेटा कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं और डायमंड एक वक्त में एक कार्बन 4 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। ठीक होगी बात। और बहुत स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेज होंगी डायमंड के पार्टिकल्स के दरमियान, लिहाजा कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन जब यूँ ही हम नाइट्रोजन पे आएंगे तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, लेकिन एक ही नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना के N2 की फॉर्म में है। ऑक्सीजन डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है लेकिन O2 है। फ्लोरीन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाती है। ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, और डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, और इन वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होंगे। ठीक हो गया। ये बेटा वेरिएशन है अलॉन्ग द पीरियड। अब आ जाते हैं डाउन द ग्रुप वेरिएशन हमारे पास क्या होगी। डाउन द ग्रुप बेटा वेरिएशन जो है, डाउन द ग्रुप, एक छोटी सी टेक्निकल मिस्टेक बेटा बच्चे करते हैं, अलॉन्ग द ग्रुप लिख देते हैं, ये गलत लफ्ज़ है। डाउन द ग्रुप, फ्रॉम टॉप टू बॉटम आप कह सकते हैं, डाउन द ग्रुप कह सकते हैं। इस तरह पीरियड में अलॉन्ग द पीरियड कहेंगे या फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट कहेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो डाउन द ग्रुप बेटा यहाँ पर दो बातें हैं। पहली बात, जो ट्रेंड हमें पहले और दूसरे ग्रुप में नज़र आता है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम में, बेटा ये मेटल्स हैं। डाउन द ग्रुप जब एटॉमिक साइज़ बढ़ेगा तो बेटा एटॉमिक साइज़ बढ़ने से आप समझ सकते हैं कि बॉन्ड डिस्टेंस में इजाफा होगा। ठीक होगी बात। छोटे एटम के साथ ज़्यादा क्लोज पैकिंग होगी और बड़े एटम के साथ क्लोज पैकिंग इतनी स्ट्रांग नहीं होगी। ठीक है। नतीजातन ये होता है कि डाउन द ग्रुप आते हुए इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ होते हैं पहले और दूसरे ग्रुप में। लिथियम के मुकाबले में सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, पोटाशियम का उससे कम होगा, रुबीडियम का उससे भी कम होगा। तो बेटा इस लिथियम की क्लोज पैकिंग ज़्यादा अच्छी होगी सोडियम के मुकाबले में, सोडियम की पोटाशियम के मुकाबले ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है ना जी। इस वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट्स जो होंगे वो ग्रेजुअली डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ होंगे। अगर बेटा इसको हम वैल्यूज़ के साथ देखें तो लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 180 डिग्री होता है, सोडियम का 98 डिग्री होता है। ठीक है जी। पोटाशियम का जो है वो 63 होता है और रुबीडियम का 39 डिग्री होता है। तो अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डाउन द ग्रुप आते हुए मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज़ हो रहे हैं। अच्छा बेटा, फर्स्ट ग्रुप में डाउन द ग्रुप ग्रेजुअली मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज़ होता है। ठीक है। लेकिन सेकंड ग्रुप में थोड़ी सी जो है वो फ्लक्चुएशन आती है। सेकंड ग्रुप में हम बेरिलियम से जिस वक्त आते हैं मैग्नीशियम पे तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज़ होता है। कैल्शियम का मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है। कैल्शियम के बाद स्ट्रॉन्शियम बेरियम पे इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ ही होगा। रेडियम बेटा हम डिस्कस नहीं करते, रेडियम रेडियो एक्टिव, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को नॉर्मल एलिमेंट्स के साथ स्टडी नहीं किया जाता। तो बेरिलियम से बेटा जिस वक्त हम आएंगे, अच्छा इसके में एक्स एक्सिस पे बेटा पीरियड नंबर लिखा जाएगा क्योंकि ये ग्रुप का ग्राफ है, और वाई एक्सिस पे मेल्टिंग पॉइंट लिखा जाएगा। ठीक है। तो बेरिलियम से जब बेटा हम मैग्नीशियम पे आते हैं, मैं अगर इसे मज़ीद बेहतर बना दूं आप लोगों के लिए, बेरिलियम को सेकंड के ऊपर किधर बना दें। बेरिलियम से बेटा जब हम मैग्नीशियम पे आएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज़ होता है। कैल्शियम पे थोड़ा सा ये इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है। लेकिन उसके बाद ऑनवर्ड फिर जो हमारे पास है स्ट्रॉन्शियम और बेरियम, इनमें मेल्टिंग पॉइंट फिर उससे डिक्रीज़ होता है, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम पे। अब बेटा ये इतना जो डिफरेंस आता है कि हालांकि मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट जो है उस थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, कैल्शियम का उससे कम होना चाहिए, क्योंकि साइज़ तो इसका साइज़ बड़ा है उसके मुकाबले, मैग्नीशियम के मुकाबले में इसका साइज़ बड़ा है। अब बेटा यहाँ पर आ जाती है लैटिस का स्ट्रक्चर। ठीक है। तो सॉलिड में लैटिस फॉर्मेशन का भी बड़ा रोल होता है। जो मैग्नीशियम की लैटिस है ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में होती है, इसे HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में होती है। ठीक होगी बात। ये
और जो ये होती है ये फेस सेंटर्ड क्यूब में होती है, FCC फेस सेंटर्ड क्यूब, ठीक है। ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। आपको अगर मेटेलिक स्ट्रक्चर याद हो, फेस एंड क्यूबिक जो क्लोज पैकिंग होती है वो ABC 1 2 3 1 2 3 उसे बोलते हैं, और हेक्सागोनल पैकिंग को हम 1 2 1 2 या AB पैकिंग बोलते हैं। ये मेटालिक स्ट्रक्चर में बेटा मैं आप लोगों को जो मेटालिक लैटिस का स्ट्रक्चर है उस वाले टॉपिक में ये चीज़ आपको आप इसे देख सकते हैं। तो क्योंकि लैटिस का बेटा जो स्ट्रक्चर होता है वो भी मेल्टिंग पॉइंट पे इन्फ्लुएंस होता है, ठीक होगी बात। तो यहाँ पे क्योंकि मैग्नीशियम की लैटिस जो है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग को फेवर नहीं करती, लिहाजा मैग्नीशियम, हालांकि एटॉमिक साइज़ मैग्नीशियम का कैल्शियम के मुकाबले में कम है, मैग्नीशियम एटॉमिक साइज़ कम होगा, कैल्शियम का ज़्यादा होगा, लेकिन मैग्नीशियम की लैटिस क्योंकि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में है और कैल्शियम की जो लैटिस है वो क्यूबिक क्लोज पैकिंग में है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बेरिल मैग्नीशियम के मुकाबले में ज़रा ज़्यादा होता है। अब बेटा ये पहले और दूसरे ग्रुप की बात है, ठीक है। लेकिन अगर हम 7वें और 8वें ग्रुप की बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल 7th A में हैलोजेंस पाई जाती हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और 8वें ग्रुप में बेटा नोबल गैसेस हैं, हीलियम, नियान, आर्गान, क्रिप्टान, जीनान और रेडान है। ये बेटा सब नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर स्पीशीज़ हैं, ये क्या हैं, मॉलिक्यूलर स्पीशीज़ हैं। ये डाइटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं और नोबल गैसेस जो होती हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूलर स्पीशीज़ में बेटा जब मॉलिक्यूलर साइज़ बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल का साइज़ बढ़ने से लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ती हैं। अब बेटा 7वें और 8वें ग्रुप में डाउन द ग्रुप आते हुए मॉलिक्यूलर साइज़ बढ़ेगा, दे आर मॉलिक्यूलर स्पीशीज़। F2 इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल है, दूसरा F2 इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल होगा। मेटल्स की तरह नहीं है कि एक एटम दूसरे तीसरे चौथे के साथ एक पूरी लैटिस बनी हुई है, ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल होते हैं, जिस डिस्क्रीट मॉलिक्यूल होते हैं। जैसे ये 5 उंगली एक दूसरे बिल्कुल अलग-अलग हैं, इस तरह F2 Cl2 Br2 हर मॉलिक्यूल एक दूसरे से अलग थलग है, और मॉलिक्यूल्स के दरमियान फिर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पाई जाती हैं, और ये वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मॉलिक्यूलर साइज़ बढ़ने के साथ बढ़ती चली जाती हैं, ठीक है ना। ये जहाँ हमने हाइड्रोजन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का टॉपिक पढ़ा है वहाँ पर ये चीज़ बेटा बड़ी डिटेल से डिस्कस की हुई है कि फ्लोरीन से क्लोरीन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ब्रोमीन का और ज़्यादा, आयोडीन का और ज़्यादा होगा। मसलन फ्लोरीन का बॉइलिंग पॉइंट -188 डिग्री होता है, आयोडीन का बॉइलिंग पॉइंट जो है 184.1 डिग्री होता है, और फ्लोरीन का -188, यानी ज़ीरो से भी ये 188 डिग्रीज़ नीचे है, और ये 0 से 184 डिग्रीज़ ऊपर है, यानी कुल मिला के तकरीबन 370-80 डिग्री का फ़र्क है बॉइलिंग पॉइंट में फ्लोरीन और आयोडीन के। हालांकि ये भी डाइटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये भी डाइटॉमिक मॉलिक्यूल है, लेकिन फ्लोरीन के मुकाबले में आयोडीन का मॉलिक्यूलर साइज़ बहुत बड़ा होगा, इसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी और इसकी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रांग होंगी। सेम इज़ द केस विद नोबल गैसेस। नोबल गैसेस भी मॉलिक्यूलर स्पीशीज़ हैं, और डाउन द ग्रुप आते हुए जब मॉलिक्यूलर साइज़ बढ़ेगा तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, और पोलराइजेबिलिटी बनने से लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी, और जितना फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होती जाएंगी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। ये बात दोबारा बेटा समझ लें कि ग्रुप्स में 2 तरह का ट्रेंड है। एक ट्रेंड है पहले और दूसरे ग्रुप में, पहले और दूसरे ग्रुप में सॉलिड हैं सब्सटेंसेस, मेटल्स हैं, और मेटल में एटॉमिक साइज़ बढ़ने से बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ेगा, इनकी बाइंडिंग कमज़ोर हो जाएगी, और डाउन द ग्रुप आते मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। जैसे मैंने आपको फर्स्ट ग्रुप में बताया, लिथियम के मुकाबले में सोडियम कम है, पोटाशियम उससे कम, रुबीडियम उससे कम। सेकेंड ग्रुप में थोड़ी सी रेगुलरिटी है, क्योंकि वो ग्राफ बना हुआ, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया है कि मैग्नीशियम एक्सेप्शनली कम मेल्टिंग पॉइंट पर होता है बिकॉज ऑफ इट्स क्लोज पैकिंग, ठीक है। इसमें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्शनली कम हो जाता है। फिर कैल्शियम का उससे ज़्यादा, लेकिन उसके बाद वाले मेंबर्स का उससे फिर कम ही है आगे से, ठीक होगी बात जनाब। तो डाउन द ग्रुप आते हुए पहले और दूसरे ग्रुप में मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, जबकि 7वें और 8वें में डाउन द ग्रुप आते मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होगा, बिकॉज एलिमेंट्स
are members of group 7 and 8 are molecular substances, और मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस के दरमियान पार्टिकल्स के माबैन वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती हैं, एंड ऑल ऑफ देम आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल, सो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस एग्जिस्ट अमंग दी पार्टिकल्स ऑफ दीज सब्सटेंसेस। और जितना पार्टिकल साइज़ बढ़ता जाएगा डाउन द ग्रुप आते हुए, उतना लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी, और जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी उतना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। ठीक है जी। तो ये बेटा हमारा आज का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का और मेटेलिक और नॉन मेटेलिक करैक्टर के हवाले से हमारा आज का टॉपिक है। इसे आप लोग पढ़ें, इसे याद करें। ठीक है जी। अल्लाह आपको अपनी हिफाजत अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।